दोस्तों, मैं एक ऐसी चौकीदार की नौकरी की कहानी बता रहा हूँ जो देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा था, पैसे भी अच्छा खासा था। लेकिन जिस जगह पर नौकरी करनी थी उस चौकीदार को, आज जब उस जगह के बारे में अब उसको पूरी जानकारी मिलती है तो कहता है, ना बाबा ना, मैं इस जगह पर नौकरी नहीं करूँगा, चाहे मुझे कितना भी पैसा मिले। वो जगह ऐसी थी ही, एक फार्म हाउस था। फार्म हाउस एक सेठ का था। सेठ अपनी खुशी के लिए उस फार्म हाउस का निर्माण कराया था और वो उस जगह पर आता जाता भी था अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए, अपने यार दोस्तों के साथ में वहाँ पर कुछ टाइम गुजारता था। पार्टी वार्टी चलती थी और शाम होते होते अपने अब घर की तरफ वो निकल जाते थे। तब तक वहाँ पर सब कुछ सही था। लेकिन एक रात जब सेठ की पार्टी लेट हो चुकी थी और कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुकी थी, तब वो पहली बार उस जगह पर ऐसा सेठ और उनको दोस्तों ने देखा था, महसूस किया था। और इसके बाद वो लोग डर गए थे, सारा कुछ छोड़ छाड़ करके अपनी जान बचा के भागते हैं। अब इसके बाद वो सेठ उस फार्म हाउस पर जाने से बचने लगा था। दोस्तों को पता लग चुका था कि उसमें तो बहुत कुछ हो रहा है उस जगह पर। वहाँ तो भूत प्रेत का साम्राज्य है, वहाँ तो भूत प्रेत ऐसे दिखाई दे रहे थे। अब लोग जो पिकनिक बनाना के काम करते थे, जाने के काम करते थे, सब कुछ रुक गया था। लेकिन वहाँ पर सेठ ने अच्छा खासा पैसा खर्च किया था उस जगह को निर्माण कराने में। उसमें कमरे बनवाया था, उसमें महंगे महंगे फर्नीचर, महंगे महंगे सामान, गार्डन था, गार्डन में अच्छे अच्छे फूल पौधे लगाए हुए थे। सेठ को लगा कि अरे अब क्या होगा भाई, हम तो जा नहीं पाएंगे, तो आखिर अब ये देख रेख कौन करेगा। जिस चौकीदार को भेजना चाहते थे, जो चौकीदार 2 दिन गुजारता था, तीसरे दिन उस जगह को छोड़कर भाग आता था, कहता था कि नहीं साहब, हम उस जगह पर नौकरी नहीं करेंगे। वो भी डर जाता था, जो कुछ वो रात में देखता था, तो कौन भला ऐसी जगह पर रुकेगा। सेठ नए नए लड़कों को उस जगह पर भेजने लगे जिनको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता था। अगर वो बता देते तो वो पहले ही मना कर देता। लेकिन जो भी लोग चौकीदारी करने उस जगह पर जाते थे फार्म हाउस में, ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते थे। कोई 2 दिन, कोई 4 दिन और कोई मुश्किल से 1 हफ्ता। जैसे ही उन प्रेतात्माओं और उन शक्तियों को आमना सामना होता, वो जान बचा कर के रात में ही निकल लेता उस जगह से। अब वो जगह थी ना, खाली हो चुकी थी। कोई भी नौजवान लड़का उस जगह पर या बूढ़ा कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं था। सेठ को अब ऐसा सोचना उसका अब बिल्कुल वाजिब था कि अब वहाँ पर कौन रहेगा भाई। अब उसके कंपनी में एक ड्राइवर थे, उनको ये जिम्मा दिया गया था कि भाई आप उस जगह से दूर रहते हो और अपने गांव के आसपास से कोई नौजवान ले आओ और देखो, छिपाना मत, बता देना कि वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं रात के टाइम में। उस फार्म हाउस में 2 गेट थे, एक तो मेन गेट था और एक बैक गेट था। अधिकांश ये जो कहानी किस्सा जो प्रेतात्माओं का आमना सामना होता था बैक गेट साइड से। सेठ ने कहा था कि देखो, आगे का जो फ्रंट एरिया है वो तो हमने महसूस किया है बिल्कुल सेफ है, लेकिन जो बैक एरिया है ना, उस चौकीदार को बोल देना कि उस साइड में ना जाए। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उन प्रेतात्मा वहाँ पर भटक रही हैं, जो वहाँ पर अपना घर समझ रखी उस फार्म हाउस को, उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। इसके लिए वो कोशिश भी कर रहे थे, तंत्र मंत्र जानकार को वहाँ पर भेजते थे। तंत्र मंत्र का क्रिया से उस जगह को खाली कराने का काम चल रहा था। लेकिन कहाँ तक वो सफल हुआ था, अब तो सेठ को भी जानकारी नहीं थी। सेठ को जो जानकारी मिलती थी कि हाँ, अब ये जगह शांत हो गया है। सेठ को लगा कि चलो अच्छा हुआ, उन भूत प्रेतों से पीछा छूटा। सेठ भी खुश था और उधर अपने ड्राइवर को हुक्म भी दे दिया था कि भाई वहाँ के लिए, फार्म हाउस के लिए कोई अब चौकीदार ढूंढो, पैसा अच्छा खासा देंगे, लेकिन उसको रहना खाना सब कुछ वहीं पर करना पड़ेगा, मतलब 24 घंटे की नौकरी। लेकिन सेठ की अभी हिम्मत नहीं थी कि उस जगह पर जाके पिकनिक मनाए, अपने परिवार को ले जाए, अपने दोस्तों को ले जाए। पहले वो देखना चाहता था कि जो चौकीदार वहाँ पर जा रहा है सही सलामत रहता है ना, उसको कोई भूत प्रेत से आमना सामना तो नहीं होता है। तभी तो अच्छा खासा पैसा दे रहा था, 24 घंटे की नौकरी अब करना था, जो भी चौकीदार वहाँ पर जाए। ये कहानी जो है ना, ये राजेश की है।
राजेश मध्य प्रदेश के रहने वाले। ये घटना जो घटी थी उनके साथ में, जब ये सब काम हुआ था, साल था 2005 का। राजेश बताते थे कि अगर मैं मजबूर नहीं होता ना, मैं पैसे से इतना परेशान हो चुका था, मेरे परिवार में अब ऐसी घटना हो चुकी थी आज, जिसके लिए मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। मैं तो शहर में चौकीदारी का नौकरी करता था, लेकिन जब मेरे पिता की तबीयत खराब हो जाता है तब मैं शहर छोड़ करके गांव में आ जाता हूं, क्योंकि देख रेख करने वाला मेरे अलावा उनका कोई था नहीं। मेरे से बड़ी 2 बहनें थी जो शादीशुदा थी, अपने ससुराल में खुश थी। मैं ही एक बचा हुआ था तीसरे नंबर पर, अभी मेरी शादी नहीं हुई थी। अब मेरे परिवार का आस्ते की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब जो भी हमारे पापा के पास में पैसे वैसे थे, दोनों बड़ी बहनों को शादी करके जमा पूंजी सब खर्च हो गया था। वो भी लाचार बने हुए थे, ऊपर से उनकी तबीयत खराब। माँ हमेशा चिंता करती रहती थी। अब मुझे लगा कि नहीं, अब शहर में रहकर काम नहीं हो सकता, अब मुझे अपने पापा का देखभाल करना पड़ेगा। अब देखभाल करने वाला कौन है? तब मैं शहर की नौकरी छोड़ करके अपने गाँव आ जाता हूँ। मैं कोशिश में लगा रहता हूँ कि आसपास में कोई नौकरी मुझे मिल जाए, ताकि मैं साइकिल से आऊँ जाऊँ और अपने परिवार को भी देख सकूँ, वक्त पर अपने पिता को हॉस्पिटल भी ले जाऊँ, उनका इलाज भी कराऊँ। मेरा मनसा ये था। हमारे गांव के जो ड्राइवर साहब थे, जो किसी सेठ के पास में काम करते थे, मैं उनसे मिलता हूँ कि चाचा, आप इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानते हो, आप नौकरी भी करते हो, तो मुझे एक नौकरी दिलवा दो। मैं चौकीदारी का काम करता हूँ, आप हमारे परिवार की स्थिति जानते ही हो। तब चाचा कहने लगे कि हाँ, एक नौकरी तो है मेरे सेठ के पास में, लेकिन बेटा वो नौकरी तेरे लिए नहीं है। नौकरी तो है, उसमें अच्छा खासा पैसा मिलेगा, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि बेटा उस जगह पर तू काम करने के लिए जाए। वो जगह ठीक नहीं है बेटा, जो मैंने सुना हूँ ना, मैं तुझे भेज नहीं सकता हूँ। तू तो मेरे गांव का है, मैं अपने गांव वालों के साथ में ऐसा थोड़ी करूँगा बेटा। मैं कहने लगे, चाचा क्या बात छुपा रहे हो, क्या बता रहे हो, वो जगह कैसे ठीक नहीं है? तब पूरी कहानी बताते हैं कि बेटा वहाँ पर जो कुछ घटता है रात के टाइम में, लेकिन अभी सेठ का कहना है कि वहाँ पर तंत्र मंत्र का सब पूजा पाठ हो चुका है, वो जगह शांत हो गई है। लेकिन बेटा मुझे विश्वास नहीं है, मैं अपने गांव का किसी भी लड़के को वहाँ पर मैं बिल्कुल लगवाने वाला नहीं हूँ। हाँ, जब तक मुझे क्लियर पता न लग जाए कि हाँ जगह वाकई में शांत हो गई है, तब तक मैं ये काम बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं सच कहूँ ना, मैं कभी भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। मैं उनकी बात सुन करके अनसुना कर देता हूँ। कहता हूँ, चाचा उस काम के बदले में कितना पैसा मिलेगा? चाचा नाराज हो जाते हैं। कहते हैं, जब मैं कह रहा हूँ कि तुझे काम पर नहीं जाना है तो पैसे से क्या मतलब है? मैं कहता हूँ कि देखो चाचा, हमारे घर का हालत ठीक नहीं है, पिताजी के इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, आप मुझे एक काम दिलवा दो ना। मैं भूत प्रेत से डरता नहीं हूँ, ना इनको मानता हूँ। मैं आपसे सच कह रहा हूँ चाचा, ये नौकरी शायद मेरे लिए ही है, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, अब ये नौकरी मुझे लगवा दो। लेकिन वो मुझे मना करते रहे। आखिरकार मैं निराशा से भर के अपने घर पर लौट आया था। मैं सारी कहानी अपने माँ को बताता हूँ। अब मैं कहता हूँ, माँ मेरी बात तो सुन नहीं रहे, लेकिन आप बोलोगे ना तो आपकी बात को मानेंगे। मैं माँ को लेके जाता हूँ और आखिरकार माँ समझाती है कि देखो, अब ये नौकरी हमारे बेटे के लिए अब कितना ज़रूरी है, आप समझ सकते हो। माँ जब अपना दुख दर्द अब उनको चाचा को बताती है, तो चाचा पहले तो मना करते हैं, लेकिन कहते हैं, भाभी ये जानती हो ना, भूत प्रेत का मामला है, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं अपने गांव के बच्चों को कैसे उस जगह पर मैं भेज सकता हूँ? मैं तो खुद उस कहानी को सुन करके डरा हुआ हूँ। तब मैं झट से कहता हूँ, चाचा आप डरो मत, काम मुझे करना है ना, मुझे उस जगह का नौकरी करनी है ना, तो मैं देख लूँगा। इसके बाद चाचा राजी हो गए थे, लेकिन कहने लगे कि सुन राजेश बेटा, उस कोठी के 2 गेट है, एक मेन गेट है और एक बैक गेट है। दिन के टाइम में तू हर जगह घूम सकता है, लेकिन जब शाम ढल जाए ना, तब तुम पिछले इलाके में मत जाना, बैक साइड के गेट की तरफ बिल्कुल मत जाना, कि जो भी भूत प्रेत दिखाई देते हैं उसी साइड में, जहाँ तक मुझे पता है। बेटा मेरा दिल तो घबरा रहा है, जब तू ये काम करने का ठान लिया है, मेरा मन तो नहीं करता है, लेकिन अब मैं तेरी मजबूरी समझ गया हूँ, अब ठीक है, लेकिन बेटा संभल करके, अगर ऐसा तुझे कुछ लगता है कि हाँ उस जगह पर रहना ठीक नहीं है,
तो बेटा वो जगह तुझे बिल्कुल छोड़ देना है। मैं कोई दूसरी नौकरी का व्यवस्था कर दूंगा, अगर तुम्हें लगता है तब तुम ऐसा करना। मैं खुश हो गया था। मुझे लगा कि मेरी तो मुराद पूरी हो गई, भगवान ने मेरी सुन गई। जितना मैं शहर में कमाता था और उससे डबल मुझे अपने गांव के पास में मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो भी आराम की नौकरी, ना तो वहाँ सेठ आने वाला था ना जाने वाला था, वो तो खुद डरा हुआ था। मैं भूत प्रेत से कभी डरा ही नहीं। बचपन से लेकर जवानी तक मैं तो अकेले घुमा करता था अपने खेतों में, अपने गांव में इधर उधर भटकता रहता था। मुझे घूमना फिरना शाम के टाइम में अच्छा लगता था। अब मैंने कभी अभी तक कोई भूत प्रेत का सामना नहीं किया था। मेरे मन में रत्ती भर डर नहीं था भूत प्रेत को लेकर के। आखिरकार नौकरी मुझे मिल जाती है, चाचा मुझे लेके जाते हैं, सेठ से मिलवा देते हैं। सेठ भी मुझे समझाता है कि देखो भाई, हम उस जगह को छुपाते नहीं हैं, जो भी है। अब तुम्हारे चाचा लगते हैं ना? मैं कहता हूँ हाँ। इन्होंने सब कुछ बता दिया? तब मैं कहता हूँ कि हाँ, सब कुछ बता दिए। देखो भाई, मैं नहीं चाहता हूँ कि वहाँ पर तुम्हारा कोई जान माल का खतरा हो। अगर तुम्हें लगता है कि वाकई में अभी भी वो जगह अशांत है, हालांकि मैं उस जगह को शांत करा चुका हूँ, बहुत पैसा खर्च किया हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तुम उस जगह को छोड़ कर अब भाग सकते हो, जा सकते हो। कोई बंदिश नहीं है, बाकी मैं देख लूँगा। सेठ सच्चे मन से सब बात कहता है। आज जो पैसा मुझे ऑफर दिया हुआ था वो तो था ही, मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। और उसके बाद सारा सामान वगैरह खाने पीने का व्यवस्था चाचा कर देते हैं, और उस फार्म हाउस का पहुँचाने में मेरे चाचा ही मदद करते हैं। पहली बार मैं चाचा के साथ दिन के टाइम में पहुँचता हूँ। अब पूरा फार्म हाउस का चक्कर चाचा मुझे लगवाते हैं और कहते हैं बेटा देख, ये पिछला गेट है जो हमेशा बंद रखना है, इसको खोलना नहीं है। मैं कहता हूँ चाचा यहाँ पर ऐसा क्या है? और तब कहते हैं देख, जितना मुझे पता है ना, धीरे से बोलते हैं, जितना मुझे पता है यहाँ से 500 गज की दूरी पर, 500 मीटर समझ ले, और ये शमशान है। मुझे तो लगता है कि सारी भूत प्रेत उसी शमशान से इस पिछले गेट की तरफ से होके आते हैं, क्योंकि ये गेट उसी साइड में खुलता है। सारा कुछ समझाने बुझाने के बाद चाचा चले जाते हैं, और जाते जाते कहते हैं मैं 2-3 दिन में मैं ज़रूर लौटूंगा, अगर मैं इस साइड में आया तो तेरे पास ज़रूर आऊँगा। तू डरना मत, घबराना मत, और जैसा मैंने बताया है वैसा ही करना है। अगर तुझे लगता है कि जगह अभी भी शांत नहीं है, देरी मत करना, मैं तुझे कोई और उसी सेठ के पास में नौकरी लगवा दूंगा, लेकिन इतना पैसा नहीं मिलेगा। ये पैसा इसी जगह के लिए सेठ ने मुकर्रर किया हुआ है। मैं तो बड़ा खुश था, मैं आनंदित था। मैं चाचा को बोल रहा था चाचा जी आप मज़े में जाओ, और जब भी आना है आप आओ। चाचा जी चले जाते हैं। इसके बाद मैं उस जगह का मैं अकेले मुआयना करता हूँ। मैं देखता हूँ अपनी नज़रों से। अब वहाँ पर एक छोटी सी कोठी भी बनी हुई थी। सारा चाबी मेरे पास में था, ताला चाबी मैं सब कुछ संभाल लिया था। मैं उस कोठी का ताला खोलता हूँ, देखता हूँ वाकई में महंगे महंगे फर्नीचर, मतलब हर सुख सुविधा वहाँ पर मौजूद था। अब सेठ के पास पैसे का कमी थोड़ी था, जो भी चीज़ वहाँ होना चाहिए एक अच्छे घर में सब कुछ मौजूद था। बड़ा बड़ा टीवी, फ्रिज, सब कुछ लगा हुआ था, मतलब ऐसा कोई चीज़ का कमी नहीं था। मैं चारों तरफ मुआयना करने के बाद कोठी का ताला बंद कर देता हूँ। अब फिर हमारी जो कोठरी थी गेट के पास में थी, मेन गेट के पास में, मैं उस बैक गेट पर जाता हूँ, मैं उसका ताला खोलता हूँ, अब फिर बाहर निकल आता हूँ। पीछे साइड में देखता हूँ, मुझे कोई शमशान वगैरह कुछ नज़र नहीं आया था उधर। अब झाड़ फानूस सब, मतलब वो सब उगे हुए थे, झाड़ वगैरह का पेड़ जैसा था, शायद उसके अंदर में कहीं छिपा होगा, मुझे कुछ नज़र नहीं आया था। लेकिन मैं बाहर में काफ़ी देर तक मैं चहलकदमी करता रहा, लेकिन ये दिन का टाइम था। अब इसके बाद मैं भी थका हुआ था, गेट बंद करता हूँ। अब फिर फूल पौधों को देखने लगता हूँ कि पानी न देने के हालात में अब उनकी जान निकल रही थी। मैं पाइप लगाता हूँ और फूलों का सेवा पानी करने लगता हूँ। मुझे अच्छा लगने लगता है। सौंधी मिट्टी का महक, जब पानी डालता हूँ मिट्टी सूखी हुई थी, वो सुगंध मुझे बहुत ही प्यारी लगने लगती है। आखिरकार जब मेरा काम पूरा होता है तो अंधेरा होने लगता है। मुझे लगा कि अब रोटी पानी का इंतज़ाम कर लेना चाहिए।
और इसके बाद मैं रोटी पानी का इंतज़ाम करने लगता हूँ। पहली रात मज़े में गुजर जाती है, ना मुझे कुछ अब वहाँ पर भूत प्रेत कोई आवाज़ कोई भी सुनाई नहीं देती है। दूसरी रात भी मज़े से गुजर जाती है, तीसरी रात भी मज़े से गुजर जाती है। हाँ, तीसरे दिन को जब रात गुजर जाती है, चौथे दिन कहा जा सकता है, हाँ तब चाचा दोपहर के टाइम आते हैं, हॉर्न बजाते हैं, तो भाग करके मैं गाड़ी खोलता हूँ तो देखता हूँ चाचा ही थे। वो कुछ मेरे लिए सामान लेके आए थे। आप मुझे देख करके खुश नज़र आ रहे थे। आते हैं, पूछते हैं राजेश कैसा हो बेटा। तब मैं कहता हूँ चाचा बिल्कुल मैं सही हूँ। तब मेरे पास धीरे से फुसफुसाते हैं सब कुछ सही है ना, कोई भूत प्रेत नज़र तो नहीं आया। तब मैं कहता हूँ नहीं चाचा ऐसी कोई बात ही नहीं है। तब चाचा कहते हैं शायद तंत्र मंत्र का शक्ति काम कर गया है, नहीं तो बेटा तुम रोक नहीं पाते। मैं मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मुझे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। अगर भूत प्रेत होते तो अब तक मैं 3 दिन बिता चुका हूँ, कहीं ना कहीं तो मुझे ज़रूर नज़र आते। मैं मानता ही नहीं था भूत प्रेत को, डरता ही नहीं था। आखिरकार चाचा कुछ देर हमसे बात करते रहे, और फिर एक चक्कर कोठी का लगा करके और फिर अपने काम पर निकल गए। 7 रातें हो चुकी थी। मुझे लगने लगा कि ये तो अफवाह था, यहाँ पर कुछ भूत प्रेत नाम का चीज़ नहीं है। लोग बाग डर जाते थे। अब कोठी के अंदर में अब पूरा खुला एरिया था, पेड़ पौधे भी लगे थे। अब हवा भी चलती है तो एक अजीब सा एहसास होता है, ऐसा लगता है कोई डाली हिला रहा हो, कोई प्रेत उसमें बैठा हुआ हो और डाली को हिला रहा हो। लोग बाग डर जाते थे, काम करने वाले चौकीदार डर जाते थे, भाग खड़े होते थे। लेकिन मैं ऐसा डरने वाला इंसान नहीं था। पूरा 7 दिन बीत जाता है और इसके बाद चाचा जी एक बार और आ चुके थे। वो भी खुश नज़र आ रहे थे। बेटा कोई बात तो नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब मैं कहता हूँ निश्चित रहो चाचा जी, मैं डरता नहीं हूँ, मैं आपको पहले ही बताया ना, आप निश्चित रहो। चाचा जी निश्चित होकर चले जाते हैं। 8वां रोज़ जब शाम होता है, मैं भी अपना चूल्हा चौका करने लगता हूँ, खाना बनाने लगता हूँ। भूख लगी हुई थी और इसके बाद मैं जल्दी सो जाता था। अब दिन भर कुछ न कुछ मैं काम करता रहता था, फूलों का देख रेख, पेड़ों का देख रेख, पानी देना, खाद देना। अब दिन में मेरा माली वाला काम हो गया था, मैं खुद कर रहा था। वैसे मुझे कोई बोला नहीं था। मुझे लगा कि पेड़ पौधे का अब सेवा करना चाहिए, इसमें भला वाला काम होता है। अब मैं वही करता था। मैं शाम को जल्दी मतलब अंधेरा होते ही मैं खाना बना लिया था, खाना खा करके आराम करने लगा था। और उस दिन मुझे थकावट भी ज़्यादा थी, मैं जल्दी सो गया था। रात को अब मुझे नहीं पता कि उस टाइम कितनी समय हुआ होगा। जब किसी रोने की आवाज़ आती है ना, मेरी आँख खुल जाती है। ऐसा लगा कि कोई महिला रो रही है, बड़े वियोग से दुखी होकर के वो रो रही है। शायद उसके साथ में कुछ घटना घट गई है, किसी की याद में रो रही है। तड़पन उसकी आवाज़ में मुझे महसूस हो रही थी। मेरी आँख खुल जाती है। आसमान में देखता हूँ, बाहर निकल कर के चांदनी रात थी। चांदनी रात में सब कुछ चमकता हुआ नज़र आ रहा था और मैं बाहर आवाज़ की तरफ ध्यान देने लगता हूँ। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है? जब मैं आवाज़ का दिशा का पता करता हूँ तो आवाज़ तो कोठी की साइड से आ रही थी। मैं कोठी की तरफ चलने लगता हूँ कि आखिर इस जगह पर कोई महिला कैसे पहुँच गई। मैंने दरवाज़ा तो बंद किया हुआ है, पिछला गेट भी, अगला गेट भी। कहीं मैं पिछला गेट गलती से खुला तो नहीं छोड़ गया, कोई औरत तो नहीं घुस आई, कुछ उसके साथ में कोई कांड तो नहीं हो गया। अब भगवान जाने, मैं थोड़ा घबरा गया था। भूत प्रेत का दिमाग तो मेरे दिमाग से मैं कभी आता ही नहीं था। अब मैं कोठी में जाता हूँ, कोठी में ताला बंद मिलता है, लेकिन आवाज़ उसके पीछे से आ रही थी, मतलब बैक साइड से आ रही थी, जो बैक गेट था। मैं उधर मुड़ जाता हूँ और कभी आवाज़ रुक जाती थी, बिल्कुल शांत माहौल हो जाता था। इसके बाद जब मैं इधर उधर उस आवाज़ को तरफ देखने की कोशिश करता था कि मैं अब कहाँ जाऊँ, तब आवाज़ कहीं अलग से आती थी। आखिरकार जब मैं बैक गेट पर जाता हूँ ना, तब मुझे आवाज़ का सही दिशा का पता लगता है। वहाँ पर एक नीम का पेड़ था बाउंड्री के पास में। उसी नीम के पेड़ के पास से आवाज़ आ रही थी। जब मैं आवाज़ को सही दिशा पहचान लेता हूँ, तब मैं देखने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पर चांद की रोशनी ज़रूर आ रही थी, लेकिन नीचे तक पहुँच नहीं पा रही थी। मैं देख रहा था कि पेड़ के पास में
एक औरत खड़ी हुई है, खुले हुए बाल है, चमकीला कपड़ा पहनी हुई है, और वही शायद खड़ी होकर के पेड़ के पास में रो रही है। मेरी तो अब कहूँ ना कि उस औरत को देख करके मैं अचंभित था। ये मेरे फार्म हाउस में कैसे आ गई भाई? कौन है ये? क्यों रो रही है? इसके साथ में क्या हुआ है? और आई तो कैसे आई? पहले तो मैं बैक गेट का ताला चेक करता हूँ, ताला तो अपनी जगह पर सही सलामत था। इसके बाद मेरे कदम रुकते नहीं हैं। मैं डरता नहीं, मैं शुरू से बताया कि मैं डरने वाला इंसान नहीं था। मैं उस पेड़ के पास पहुँच जाता हूँ, 2-4 कदम ही दूरी पर था, और तब मैं रुक जाता हूँ। मैं उस औरत की तरफ देखने लगता हूँ, उसका चेहरा बाउंड्री की तरफ में था, तो मैं देख नहीं पाता हूँ, लेकिन वो रोते रोते चुप हो जाती है, और तब मैं उससे बोल पड़ता हूँ, अरे मैडम जी, आप कौन हो? इस जगह पर आप कैसे अंदर आ गई? और आपके साथ में हुआ क्या है? आप क्यों रो रही हो? झटके से औरत मेरी तरफ में मुड़ जाती है। मैं देखता हूँ कि 25 से 30 साल के बीच की वो महिला थी। गोरी चिट्ठी थी, बाल खुले हुए थे, बड़े बड़े आंखों थे, देखने में कोई भूत प्रेत जैसी लग नहीं रही थी। अभी भी जैसे उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पास में कोई आकर के खड़ा हो गया। बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही थी। तब मैं कहता हूँ कि मैडम जी, आप हो कौन? यहाँ पर कर क्या रही हो? आप क्यों रो रही थी? क्या हुआ है आपके साथ में? इस जगह पर आप आई कैसे? मैं कई सारा सवाल पूछ दिया था, और जैसे हड़बड़ा गई थी, हकबका गई थी, इधर उधर देखने लगी थी। तब मेरी हिम्मत बढ़ती है, तब मैं उसके नज़दीक पहुंच जाता हूं। जैसे नज़दीक पहुंचता हूं ना, तो एक सुगंध मेरे नाकों से टकराती है। ऐसे लगा कि जैसे इत्र वगैरह का इस्तेमाल कपड़ों में किया हुआ है। तब वो दीवार से चिपक जाती है, कहती है, आप दूर रहो, आप दूर रहो, आप दूर रहो। मैं तो उसके पास जाना चाहता था कि मैं जान पाऊं कि आखिर ये है कौन, इस फार्म हाउस के अंदर में आई कैसे, इसकी जुर्रत कैसे हुई, क्या इसका मनसा है, इतना रो क्यों रही है? मेरे मन में जिज्ञासा भरा हुआ था, लेकिन वो मुझे देख करके हड़बड़ा गई थी, डर गई थी। मैं कहूँ ना कि वो डरी हुई दिखाई दे रही थी, बाउंड्री बॉल के साथ चिपक गई थी। मेरे कदम रुक जाते हैं। अब मैं कहता हूँ, आप डरिए मत, डरिए मत, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कौन हैं? मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ। वो अभी भी डरी हुई नज़र आ रही थी। अब मुझे कह रही थी, आप मेरे से दूर हो जाओ, आप उन्हीं में से हो ना, आप उन्हीं में से हो ना। मैं कहने लगता, कौन में से? आप बताओगे तब तक मैं कैसे जान पाऊँगा, जब तक आप बताओगे नहीं। तब कहती, नहीं नहीं, आप दूर रहो, आप दूर रहो, आप मेरे साथ में वही सब करने वाले हो ना, आप वही सब करने वाले हो ना। मैं तो एकदम हड़बड़ा गया था, क्या भाई, क्या करने वाला हूँ, किन की बात कर रही हो? तब वो रोने लगी थी। अब उसकी रुलाई सुन करके मेरी बोलती बंद हो गई थी। मैं उसको समझाने लगा कि मैडम, आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, मैं गलत इंसान नहीं हूँ। मैं तो बस ये जानने के लिए आया था कि आप इस फार्म हाउस में आई कैसे, आप पर ऐसी क्या विपदा पड़ी है कि आप रो रही हो? आज जबकि हमारा दोनों साइड में गेट बंद है, तो आप इसमें एंट्री कैसे किया? मैं इस जानने के लिए जिज्ञासा से भरा हुआ हूँ, लेकिन आप डरी हुई है। आप किन की बात बता रही हो मुझे नहीं पता, आपके साथ में क्या हुआ है मुझे नहीं मालूम, ना जानकारी है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हो कौन, आप अंदर में कैसे आई, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तब आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगती है, कहती है, तुम उन लोगों में से नहीं होना, तुम उन लोगों में से नहीं होना। मैं कहता हूँ, किन लोगों की बात कर रही हो, किन लोगों की बात कर रही हो? तब कहती है, जो झाड़ फूक करते हैं, जो झाड़ फूक करते हैं। मैं हंस पड़ा। मैं कहने लगा कि मैं झाड़ फूक का ABCD भी नहीं जानता हूँ, मैं तो यहाँ का चौकीदार हूँ, यहाँ का हर चीज़ का मैं चौकीदारी करता हूँ, देख रेख करता हूँ, यही तो मेरा काम है, इसी का तो मुझे पैसा मिलता है। तब जैसे उसका दिमाग शांत हुआ था, घबराई हुई लग रही थी। जब मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ का चौकीदार न हूँ, मैं कोई तांत्रिक मांत्रिक नहीं हूँ, और ना मुझे झाड़ फूक आता है, तब जाके वो शांत होती है। सच बोल रहे हो, सच बोल रहे हो? तब मैं कहता हूँ, हाँ सच बोल रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर आई कैसे? तब कहती है, मैं यहीं पर थी, यहीं पर थी, मैं इसी जगह पर काफ़ी दिनों से छुपी हुई हूँ। जब भी कोई आता है मैं छुप जाती हूँ, मैं डरी हुई हूँ। मैं यहाँ से जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पाती। मैं
सचमुच में मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ा हुआ था कि ये आखिर ये मैडम जी है कौन, इनके साथ में ऐसी क्या घटना घटी है। तब मैं कहता हूँ, मैडम जी आप यहाँ पर देखो सांप बिच्छू भी होते हैं, ये ऐसा ही एरिया है, आप चलो आगे चलो, कोठी के आगे हम बैठ कर के बात करेंगे, जो भी समस्या हो आप मुझे बताना, और जहाँ तक हो सकता है मैं समस्या का समाधान जो मैं कर सकता हूँ, जितनी मेरी औकात है मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन यहाँ से चलो, ये जगह ठीक नहीं है, बैक साइड है, देखो यहाँ पर खरपतवार जमे हुए हैं, यहाँ सांप बिच्छू घूमते रहते हैं, यहाँ खड़ा होना खतरे से खाली नहीं है। आखिरकार वो मेरी बात का असर होता है उस पर, लेकिन अभी भी संदेश से मुझे देख रही थी, अभी भी शायद उसको 100% मतलब विश्वास नहीं था। तब मेरी बात को मान करके मेरे पीछे पीछे चलने लगती है। हम कोठी वाले मेन गेट के पास में आ जाते हैं और वहाँ पर एक पत्थर का बेंच बना हुआ था। अब मैं कहता हूँ आप यहाँ बैठिए, आपको पानी वानी चाहिए? तब कहती है हाँ पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है। मैं अपने कमरे में जाता हूँ, वहाँ से पानी का बोतल लेके आता हूँ और उसको देता हूँ। वो गटागट कई घूंट पी जाती है और फिर बोतल ज़मीन पर रख देती है। शांत नज़र आती है, लेकिन अभी भी कभी कभी घूर करके मुझे देख लेती थी। मैं कहता हूँ मैडम जी डरिए मत, मैं गलत इंसान नहीं हूँ, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। आप बताइए आपके साथ में ऐसा क्या घटा है, इस जगह पर आप क्यों छुपी हुई थी? तब वो जो बताना शुरू किया ना, मुझे विश्वास नहीं हुआ था। मैं तो बस देखता ही चला गया था। वो कह रही थी कि मैं यहाँ पर बहुत टाइम से रहती आई हूँ। जब ये घर नहीं बना था ना, तभी मुझे उस नीम के पेड़ के पास मेरा बसेरा था। मैं उसी नीम के पेड़ पर रहती थी और मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन जब ये घर बनने लगा, मुझे लगने लगा कि जब यहाँ पर इंसान रहना शुरू कर देंगे तो मेरा घर तो उजड़ जाएगा। मैं क्या करूँगी? तब मैं लोग बाग को डराने लगी थी। जब मैं उसकी बात सुन रहा था ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कोई प्रेतात्मा है। अपने आप को प्रेतात्मा कह रही थी। मैं तो देख रहा था, कहीं से भी प्रेतात्मा नहीं लग रही थी, बिल्कुल आम इंसान की तरह, आम लड़की, आम औरत की तरह दिखाई दे रही थी। मैं हंसने लगा, मैं कहने लगा कहानी तो आपने अच्छी बनाई है, शायद आप ही मुझे डराना चाहती हो। तब कहती नहीं, मैं आपको डराना नहीं चाहती, मैं तो खुद डरी हुई थी। मैं पूरा कहानी अब उसका सुना ना, तो मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था। वो अपने आप को प्रेतात्मा कह रही थी कि जो नीम का पेड़ है ना, यही मेरा घर द्वार, जो भी समझ लो यही मेरा था। मुझे यहाँ पर सुकून मिलता था। अब मैं यहीं पर रहती थी, लेकिन जब ये सेठ यहाँ पर फार्म हाउस बनाने लगता है, तब मुझे तकलीफ़ होने लगती है। मुझे लगता है कि मेरा घर उजड़ रहा है, अब तो यहाँ पर इंसान रहने लगे, मेरी आज़ादी छीन जाएगी। तब मैं वहाँ मजदूर और जो भी चौकीदार थे, मैं उनको डराना शुरू कर दिया था। वो बताती थी कि मैं यहाँ पर किसी को देखना पसंद नहीं करती थी। मैं ऐसे ऐसे डरावने रूप धारण कर लेती थी कि वो इंसान भाग ही जाते थे। लेकिन इसके बाद मेरे साथ छल किया गया। यहाँ पर कुछ तांत्रिक आए और वो पूजा पाठ करने लगे। इसके बाद कुछ तांत्रिकों ने मुझे पकड़ लिया था और वो कहने लगे कि देखो, अब तुम यहाँ पर इसी नीम के पेड़ के पास में रहोगी, यही तुम्हारा घर द्वार है, हम तुम्हें तुम्हारी घर से अलग नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहीं पर तुम रहो, लेकिन शांत रहना, किसी को दुख तकलीफ ऐसा कुछ भी मत देना। कोई भी यहाँ पर रहने आए उस इंसान की तरफ बिल्कुल मत जाना। वो मुझे बहुत समझाए, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर कभी आएंगे, फिर हमें तुम्हें यहाँ से तो हम तुम्हें लेकर कहीं और जाएंगे, तब तक समझ लो कि तुम्हें कोई तकलीफ देने वाला कोई नहीं आएगा। मैं अब उनकी बात को काट नहीं सकती थी। वो तंत्र मंत्र शक्ति वाले थे और वो मुझे समझा रहे थे कि तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ दिनों के बाद है, फिर हम इस जगह से तुम्हें अच्छी जगह पर लेके जाएंगे, जहाँ पर तुम अपने घर समझ करके रहना। इसके बाद वो लोग चले गए थे। मैं अब किसी को डरा नहीं पाती थी। मुझे लगने लगा कि नहीं, जब वो बता के गए हैं मेरे साथ में फिर कुछ तंत्र मंत्र का प्रयोग करेंगे, फिर मुझे तकलीफ़ होगा। जब वो तंत्र मंत्र का प्रयोग करते थे, मैं तड़पने लगती थी। वो दुख, वो दर्द मैं झेल नहीं पाती थी। तब मैं उनसे आग्रह करती थी कि आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। तब हंसते थे, कहते थे कि तुम जब लोगों को डराती थी, तुम्हें
अब आनंदित होती थी ना, अब हम भी आनंदित हो रहे हैं। तुम चिल्लाओ तड़पो, हमें मज़ा आ रहा है। अब मुझे तकलीफ देते थे तंत्र मंत्र के शक्ति से, अब मैं तड़प के रह जाती थी। लेकिन उनमें एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो बिल्कुल शांत स्वभाव के थे। उन लड़कों को डांटते थे कि नहीं नहीं, ये भी एक आत्मा है और इसका घर है। अब इसका घर में कोई आके इंसान रहे तो हर किसी को तकलीफ होता है। इसको हम दूसरी घर दिलाएंगे, हम वादा करते हैं। लेकिन वो बूढ़ा मानुस जब से गए तब से लौट के नहीं आए। मैं इस जगह पर मैं रहना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस जगह से मुझे आज़ादी मिल जाए। मैं कहीं दूर चली जाऊँगी, लेकिन इस जगह से मैं अब बिल्कुल रुकना पसंद नहीं करूँगी। अब ये जगह मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ आए दिन कोई ना कोई आता रहता है। अब मैं घबरा जाती हूँ कि अब मेरे साथ में क्या होगा। मेरी आज़ादी छिन गई है, मेरा घर द्वार उजड़ चुका है, अब मैं क्या करूँगी। मैं इस तरह से काफ़ी दिनों से यहाँ पेड़ के पास छिपी रहती हूँ। मुझे कोई देख नहीं पाता है, और कोई आता भी है तो मैं उसके सामने नहीं जाती हूँ। वो बूढ़े जो तांत्रिक थे मुझे वादा करके गए थे कि घबराओ मत, कुछ दिनों के बाद हम लौटेंगे, आप फिर तुम्हें सुरक्षित जगह पर लेके चलेंगे। लेकिन अभी तक वो लोग आए नहीं। अब मैं यहाँ से आज़ादी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं स्वतंत्र हो जाऊँ, मैं बंधी हुई ना रहूँ। तब मैं चौंक के बोलता हूँ, मतलब आप बंधी हुई है? तब कहती, हाँ मैं बंधी हुई तंत्र मंत्र के शक्ति से। मैं इस जगह से बाहर भी नहीं जा सकती हूँ। यही जगह मैं इधर उधर घूम सकती हूँ, लेकिन मैं सोचूं कि इस बाउंड्रीज में बाहर चली जाऊँ तो मैं जा भी नहीं सकती हूँ। तंत्र मंत्र से बंधी हुई। वो बूढ़े जो तांत्रिक थे वो बांध के गए हैं इस जगह को। और इसके बाद वो फिर रोने लगी थी, दया आ गई थी। लेकिन अभी तक मैं तंत्र मंत्र के बारे में ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं थी, ना भूत प्रेत के बारे में। लेकिन ये लड़की ने मेरे दिमाग को हिला कर रख दिया था। अभी मैं पूरी तरह से अस्वस्थ नहीं था कि मैं इसको बात को विश्वास करूं या ना करूं। मुझे तो संदेह लगता था, ये मेरे साथ में कोई खेल खेल रही है, ये लग रही है इंसान की तरह, और ये भूत प्रेत आत्मा कैसे हो सकती है। मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा था। तब मैं कहता हूँ, भूखी हो, खाना खाओगी? तब कहती, हाँ मुझे भूख लगी है। मेरे पास में कुछ रोटी बची हुई थी और मैं ला कर के दे देता हूँ, और वो जल्दी जल्दी रोटी को खा लेती है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। अगर भूतनी नहीं होती तो इंसान होती तो कितना बढ़िया होता, कितनी सुंदर थी, कितनी हसीन थी। मैं यही सब अपने दिमाग में सोच रहा था, लेकिन दिमाग जो था ना उलझाए हुए था। वो कह रहा था कि ये भूतनी नहीं है, ये भूतनी नहीं है, तेरे साथ में कोई चाल खेल रही है, कोई गेम तेरे साथ में खेल रही है, तो इसकी बात पर यकीन मत कर। आखिरकार मैं संदेह तो करता ही था। संदेह करके अब मैं उससे बोल पड़ता हूँ कि मैडम जी एक चीज़ बताओ, जहाँ तक मैंने सुना है कि भूत प्रेत भोजन नहीं करते, ना पानी पीते हैं, लेकिन आप पानी भी पिया और भोजन भी किया, तो मैं कैसे मान लूँ कि आप कोई प्रेतात्मा हो। तब कहती है कि हाँ, ऐसा कुछ प्रेतात्माएँ हैं जो भोजन ग्रहण नहीं कर सकती, ना पानी पी सकती है। प्यास तो उनको बहुत लगती है, खाने की इच्छा बहुत होती है, लेकिन वो खाना खा नहीं सकती। कुछ दिन तो मेरे साथ में ऐसा भी हालात था। लेकिन जब ये तंत्र मंत्र हुआ ना, तब मुझे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। अब मैं तो तड़पती रहती हूँ कि मुझे पानी मिल जाए, मुझे खाना मिल जाए। लेकिन जब तक कोई देगा नहीं तब तक मैं ग्रहण नहीं कर पाऊँगी। मैं लाख कोशिश करूँगी कि मैं उस खाने तक पहुँच जाऊँ, उस पानी तक पहुँच जाऊँ, लेकिन मैं पहुँच तो सकती हूँ, लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर सकती, ना उसको पी सकती हूँ। जब तक मुझे कोई पिलाए नहीं, मुझे कोई ऑर्डर ना दे, तब तक मैं उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकती। अब ये सब बात सुन कर के मैं तो कोई ज्ञानी नहीं था, ना मैं भूत प्रेत के बारे में अच्छी तरह से जानता था। हैरानी होती थी। अब मैं कहता हूँ कि फिर आपका विचार क्या है, कहिए तो मैं आपका कोठी का दरवाज़ा खोल लूँ, आप अंदर जाकर आराम कर दीजिए। तब मेरी तरफ हैरत भरी निगाह से देखती है, आप कोठी का दरवाज़ा खोल देंगे मेरे लिए? मैं कहता हूँ, हाँ मेरे पास में चाबी है, आप पेड़ पर क्यों रहोगी, आप चल कर के पलंग पर आराम करो, सब कुछ लगा हुआ है, सब कुछ है जो आपको चाहिए। अब मैं जा कर के दरवाज़ा खोल देता हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाती है। अब मैं कहता हूँ, देखिए कमरे बने हैं, सब साफ़ सुथरा है, जिसमें चाहो आप आराम कर सकती हो। वो सही में ऐसा कर लेती है, एक पलंग पर जाकर लेट जाती है। कहती है, अब मुझे आपका एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी,
तब मैं कहता हूँ दिन होने दीजिए, तभी आपका असलियत पता लगेगा। वो मेरी बात का मतलब समझ नहीं पाती। मैं मंद मंद मुस्कुराता हुआ मैं अपने गेट की तरफ आ जाता हूँ। मैंने सुना था कि जब दिन होता है, सूरज निकलता है, जो प्रेतात्माएं होती है वो गायब हो जाती है। मैंने ऐसा किस्सा में सुना था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। आखिरकार मैं अपने झोपड़े में जाता हूँ, जहाँ मैं रात को रुकता था। वहाँ जाकर आराम करता हूँ। कब मुझे नींद आ जाती है, मैं उसी लड़की के बारे में सोचते हुए मैं सो जाता हूँ। जब सुबह होती है, अब सूरज निकल जाता है, तब मैं रात वाली बात को महत्व देता हूँ। भाग के जाता हूँ, गेट खोलता हूँ और उस कमरे में पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कमरा पूरी तरह से खाली है। मैं चारों तरफ देख लेता हूँ, उस कोठी के अंदर में हर तरफ झांक लेता हूँ। बाथरूम से लेकर हर चीज़ खुला हुआ था, लेकिन उस लड़की का अता पता नहीं था। तब मेरे मन में पहली बार डर का एहसास हुआ था। मुझे लगा कि ये मजाक नहीं है भाई, ये कोई खेल नहीं है। जो लड़की ने कहा था सच्चाई है इसमें। मैं उस पर संदेह कर रहा था, लेकिन अब तो मेरा रोम रोम खड़ा हो गया था। मैं पिछले गेट पर भी गया था। मुझे लगा कहीं वो पिछले गेट पर चली गई होगी, नीम के पेड़ के पास चली गई होगी, बाउंड्री के पास गई होगी। लेकिन मैं हर जगह जा कर के आवाज़ देता हूँ कि मैडम जी आप कहाँ हो, कहाँ हो। कोई आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देती। तब मैं और घबरा गया था। मैं सोचने पर विवश हो गया कि जो कहानियों में लिखी होती है बात सत्य है क्या। सूरज की गर्मी से प्रेतात्माएं अब डर जाती है, घबरा जाती है, या फिर नज़र नहीं आती है। क्या ऐसे ही उसके साथ में हो रहा है। मैं अब विश्वास करने पर बाध्य हो गया था। तब मुझे लगा कि असली खेल तो रात में पता लगेगा। जब वो रात में लड़की मुझे नज़र आ जाएगी, तब मैं समझ लूँगा कि वास्तव में प्रेतात्मा है। अभी भी मेरे मन में संदेह का कीड़ा काट रहा था। मुझे उस वक्त चाचा जी की याद आ रही थी। कई दिन हो गया था चाचा जी आ नहीं रहे थे। अब मैं अपनी समस्या को अब मैं किससे कहूँ। अगर चाचा जी आ जाते तो उचित सलाह देते। मैं तो भूत प्रेत के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं था। जो किस्से कहानी में पढ़ा हुआ था, जो मेरे यार दोस्त ने बताया था, बस वही तक मैं जानता था। लेकिन अभी भी मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि वास्तव में वो एक प्रेतात्मा है। मैंने तो प्रेतात्माओं के बारे में जो कहानियों में किसी में पढ़ा था वो भयानक होती है, डरावनी होती है। वो तो लोग बाग को कच्चा चबा जाती है। मैं ऐसे ऐसे कहानियों में पढ़ा था। मुझे लगा कि बस किस्से कहानी होते हैं लोगों को मनोरंजन करने के लिए, इसमें सच्चाई नहीं होती है। लेकिन जब ये लड़की की मैं पूरा कहानी जानता हूँ, मेरे मन में अब जिज्ञासा जाग जाती है। मुझे लगता है कि अब शाम होने के बाद में सच्चाई पता लगेगा। जब अंधेरा होगा, आज जब वो लड़की मेरे सामने में आ जाएगी, तब मैं समझ पाऊंगा कि वास्तव में वह प्रेतात्मा है या फिर एक आम इंसान है। मैं शाम होने का इंतज़ार करता हूँ और आखिरकार जब शाम होता है, तब मैं उस कोठी में पहुँच जाता हूँ। मैं हर कमरे की तलाशी लेता हूँ, लेकिन अभी भी उस कमरे में कोई नहीं था। जब मैं पूरा आवाज़ देता हूँ कि मैडम जी आप यहाँ पर हो, मौजूद हो, अगर मौजूद हो तो मुझे आप कुछ संकेत दो, कुछ आवाज़ करो, मेरा नाम लेके पुकारो। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं होता है तो मैं अब मानने के लिए बाध्य हो जाता हूँ कि नहीं, प्रेतात्मा वगैरह कुछ नहीं होती है। ये लड़की फ्रॉड थी और ये जी कोई रास्ता से आई थी, किसी रास्ते से निकल गई है। वही रास्ता मुझे ढूंढना था, कोई चोर रास्ता जो बाउंड्री में था और जो मेरी नज़र से बचा हुआ था। मैं सोचने लगा कि चलो आज नहीं, कल मैं ज़रूर पूरा बाउंड्री का चेक करूँगा। कहीं पर सुराख उराख है, कहीं से वो लड़की आती जाती रहती है। मुझे यही संदेह होने लगा था। लेकिन जब मुझे फिर रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, तब मेरे कान खड़े हो जाते हैं। मैं कोठी में चारों तरफ देखता हूँ, लेकिन आवाज़ उसका बैक साइड से आ रहा था। मैं भाग करके जाता हूँ बैक गेट पर, और जो मैं देखता हूँ उसी पेड़ के पास चिपक कर के लड़की जैसे रो रही थी, अपने दिल का गुबार जैसे निकाल रही थी। अब उसकी रुलाई में अब ऐसा करुणा था कि मैं भी शांत खड़ा हो गया था। मुझे लगा कि वो दर्द में है, बेचैन है। अब मैं धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाता हुआ पेड़ के पास जाता हूँ। कहता हूँ, मैडम जी आप क्यों रो रही हो? आप वास्तव में प्रेतात्मा हो, मैं अब मान लिया हूँ। मुझ पर विश्वास रखो, मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आप चलिए यहाँ से।
आपको तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सांप बिच्छू होते हैं, कहीं मुझे कोई डस ना ले। आप आइए, हम उसी जगह पर चलते हैं, उसी जगह पर बैठ के बातें करेंगे। तब जाके लड़की मेरे पीछे भी चलती है, लेकिन मैं देख रहा था उसके चेहरे पर बहुत उदासी थी, गमगीन थी। उसकी आंखों से जैसे आंसू निकल रहे थे। मेरे पीछे पीछे आ जाती है। उसी पत्थर का बेंच पर मैं बिठाता हूँ, अपने कमरे में जाता हूँ, पानी का बोतल लेके आता हूँ, पानी पिलाता हूँ, देता हूँ, और तब कुछ घूंट पीती है। मैं कहता हूँ कि आप भूखी हो, मेरे पास में कुछ रोटी है, और तब सर हिला देती है। मैं रोटी लेके आता हूँ, जल्दी जल्दी वो कुछ रोटी खा लेती है, शांत बैठी रहती है, मेरी तरफ देखती रहती है। मैं कहता हूँ कि मैंने आपको मान लिया हूँ कि आप एक प्रेतात्मा हो, क्योंकि आप दिन के टाइम में उस कमरे में नहीं थी। मैं पूरा फार्म हाउस अब एक तरह से पूरा देख लिया हूँ, लेकिन अभी भी मेरे मन में विश्वास नहीं हो रहा है कि वास्तव में एक आप प्रेतात्मा हो। कहीं कोई बाउंड्री में सुराख उराख करके आप आती जाती तो नहीं हो, मुझे अभी भी शक है। आप मेरे बात पर आप एक तरह से नाराज मत होना। मैं अपने दिल की जो बात है, सच्चाई है, मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आप इंसान हो तो डरने की जरूरत नहीं है। आप इस घर में रह सकती हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन आप प्रेतात्मा हो तो मैं कैसे आपका कोई मदद कर सकता हूँ, जो आप इस दर्द से छुटकारा मिल सके और अपनी आज़ादी आप हासिल कर सको। आप मुझे बताइए। दोनों ऑप्शन में रख देता हूँ। और तब वो मेरी तरफ देखती है, जैसे कुछ बोलना चाहती है कि मैं इस पर विश्वास करूं या ना करूं। और तब मैं कहता हूं कि आप मुझ पर विश्वास कर सकती हो। अगर आप इंसान हो तब भी आप मुझे बता सकती हो, अगर आप प्रेतात्मा हो तब भी आप मुझे बता सकती हो। और कैसे मैं आपका मदद कर सकता हूं, दोनों सूरत में वो भी मुझे बताइए। कुछ देर तक खामोश रहती है और फिर नज़रें झुका लेती है और कहती है, मैं प्रेतात्मा ही हूँ। मैं इंसान होती तो इस जगह पर क्यों रहती? मैं अपने परिवार में रहती, अपने यार दोस्तों के साथ में रहती, इस सुनसान जगह पर मैं क्यों रहती? आप खुद समझदार हो, आप खुद समझ सकते हो। मैं उसकी बात सुन रहा था और तब मैं बोला, ठीक है, मैं मान लिया कि आप इंसान नहीं प्रेतात्मा हो, तो मैं भला आपका कैसे मदद कर सकता हूँ, और क्यों आप रोती हो, क्या तकलीफ़ होता है? और तब कहती है, वो तंत्र मंत्र का शक्ति है ना, मुझे परेशान करती रहती है। वो मुझे चुभन देती है, दर्द देती है, अब मैं उस दर्द को सहन नहीं कर पाता हूँ। मैं नीम के पेड़ के पास जाती हूँ और तब मुझे थोड़ा सुकून मिलता है, और तब मैं रोना शुरू कर देती हूँ, आंसू बहाना शुरू कर देता हूँ। अब इस बोलते बोलते रुक जाती है, और फिर मैं उसको कुछ बोलता नहीं हूँ, बस देखता रहता हूँ। और जब कुछ समय बीत जाता है, ना वो भी बोलती है ना मैं भी बोलता हूँ, तो आखिरकार मैं ही अब उससे पूछता हूँ कि ठीक है, मैं मान लिया, मैं यकीन कर लेता हूँ कि आप पूरी तरह से प्रेतात्मा हो, तो बताइए मैं आपकी आज़ादी कैसे दिलवा सकता हूँ, ताकि आपको इस दर्द से, इस चीज़ से आपको मुक्ति मिले। आप कहाँ जाना पसंद करोगे? तो आपको तो खुला संसार है, आप कहीं भी जा सकती हो। और तब मेरी तरफ देखती है, कहती है, मैं जाना तो चाहती हूँ, लेकिन तंत्र मंत्र का शक्ति मुझे जकड़ रखा है। मैं इससे परेशान हो चुकी हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए, लेकिन वो तांत्रिक बाबा आ नहीं रहे हैं। मैं तो उनकी काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ, अब मुझे अब पता नहीं है कब तक आएंगे। मैं बेचैन रहती हूँ, मैं दर्द में रहती हूँ, अब मुझे सहा नहीं जाता है। मैं कहता हूँ कि मैं मान लेता हूँ आपको दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, घबराहट हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है इस जगह पर, तो कैसे आप इस घर से, इस फार्म हाउस से आप बाहर जा सकती हो? कोई रास्ता तो होगा, आपके दिमाग में कुछ ऐसा कोई रास्ता तो सूझा होगा। और तब वो कहती, हाँ एक रास्ता है। मैं खुश हो जाता हूँ कि बताइए, मैं मदद करूँगा, आपकी मदद करूँगा। तब कहती है कि नहीं, आप मदद नहीं कर पाओगे, आपको तकलीफ होगा, जैसे मेरे को पीड़ा होती है ना, आपको भी पीड़ा होगा, आप उस दर्द को सहन नहीं कर पाओगे। मैं उस औरत की तरफ देखता हूँ आज जो बिल्कुल अपने आप को प्रेतात्मा घोषित कर चुकी थी। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और सोचता हूँ कि अभी ये भी तो एक लड़की है, ये प्रेतात्मा बन चुकी है, अब इसकी मुझे मदद करनी चाहिए। ना जाने वो मुझे बहुत प्यारी लगने लगी थी। अब मैं कहता हूँ अपने मन में, इस लड़की का मुझे मदद करना चाहिए। शायद ईश्वर ने मुझे इस जगह पर इसलिए भेजा है ताकि मैं इसकी मुक्ति करा सकूँ, इस जगह से इसको निकाल सकूँ। मैं अपने मन में ना जाने क्या क्या सोचता रहता हूँ। अब फिर कहता हूँ, आप घबराइए मत, जो भी काम है मुझे बताइए, मैं दर्द से डरता नहीं हूँ, मर्द हूँ ना। और तब कहती, नहीं नहीं, आपसे हो नहीं पाएगा, आपसे हो नहीं पाएगा। मैं कहता हूँ कि मैं दर्द को सहन कर लूँगा,
आखिर कैसा दर्द होगा। और तब जो बोलती है ना, मुझे विश्वास नहीं होता है। कहती है देखिए, ऐसा कोई तंत्र मंत्र आपके पास तो नहीं है जो उस तंत्र मंत्र का आप काट कर पाओगे। शक्तिशाली मंत्र से बंधी हुई हूँ मैं तो इस जगह से खुद निजात चाहती हूँ, लेकिन मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ। इस तंत्र मंत्र से मुझे छुटकारा नहीं मिलता है। बाबा जी कब आएंगे कुछ पता नहीं है। बस एक ही रास्ता है, अगर आप मुझे अपने शरीर में दाखिल होने देते हैं तब मुझे आज़ादी मिल सकती है। जैसे मैं आपके शरीर में दाखिल होंगी, आपको पूरे शरीर में दर्द पीड़ा सब कुछ महसूस होगा जैसे मुझे महसूस होता है। उस टाइम उस दर्द और पीड़ा को आप सहन कर सकते हैं और तब ये काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपके शरीर में दाखिल हो जाऊंगी और फिर मैं इस जगह से बाहर निकल जाऊंगी और जैसे इस बाउंड्री से पार कर जाऊंगी, मुझे आज़ादी मिल जाएगी। मैं आपका शरीर छोड़ दूंगी और जहाँ मुझे जाना चाहिए मैं चली जाऊंगी। आपको बस इतना ही तकलीफ होगा जब मैं आपके शरीर में प्रवेश करूंगी और उसी टाइम दर्द को, सब कुछ पीड़ा को आपको भुगतना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप मेरे लिए इतना काम कर सकते हैं? मैं सोच में पड़ गया था, घबरा गया था। कितना पीड़ा होगा, कितना दर्द होगा, क्या मैं उस दर्द को सहन कर पाऊंगा? मैं सोचने लगता हूँ और तब जा कर के मुझे लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। इस भली आत्मा के लिए इतना काम तो मैं ज़रूर कर सकता हूँ। ये लोग बाग को डराने की कोशिश किया, किसी को अब नुकसान नहीं पहुँचाया। अगर ये नुकसान पहुँचाना चाहती तो मुझे भी पहुँचा सकती थी, लेकिन ऐसा इसका अब कोई मतलब नहीं था। इसने साफ शब्दों में कहा था कि मैं यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, लेकिन जब मेरे घर में आके कोई रहने लगे, गुस्सा तो आता है और तब मैं उसको डराई ज़रूर हूँ ताकि इस जगह को छोड़ करके भाग सके। इतना मैं ज़रूर किया हूँ, लेकिन आज तक किसी का नुकसान मैं पहुँचाई नहीं हूँ, ना मेरी कोई मनसा है। मैं उस चीज़ के लिए तैयार हो गया था। मैं अपने आप को अब तैयार कर चुका था और कहने लगा, मैडम आप ये काम कब करोगे? कहती है अभी। आप अगर तैयार हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं आपके शरीर में चली जाऊंगी, लेकिन आप पीड़ा सहन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे बस आपके ऊपर में निर्भर करता है। लेकिन आप मजबूत काठी के लग रहे हो, शायद वो पीड़ा को आप बर्दाश्त कर सको। अगर आप नहीं कर पाओगे ना तो आप बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर जाओगे और फिर मैं भी फंसी के फंसी रह जाऊंगी, आपके शरीर से मैं निकल नहीं पाऊंगी। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। अगर आप इस पीड़ा को सहन कर सकते हो तब तो मैं इस बाउंड्री से बाहर निकल सकती हूँ और जैसे बाउंड्री से निकलूंगी मैं आपको शरीर को छोड़ दूंगी। लेकिन इस जगह में एक बार मैं प्रवेश कर गई शरीर में ना, तो मैं इस जगह से आपके शरीर से बाहर निकल नहीं पाऊंगी, मैं भी आपके शरीर के अंदर फंस के रह जाऊंगी। मुझे इसी बात का शंका है। आप सोच लो, समझ लो, अगर आपके अंदर में इतनी हिम्मत है, ताकत है कि ये काम कर सकते हो, तभी हाँ बोलना। मैं कोई जल्दीबाजी करना नहीं चाहती हूँ। जितना मैं पीड़ा भुगत रही हूँ, मुझे क्या है, कुछ दिन और सही, मैं बाबा जी का इंतज़ार कर लूँगी। वो आएंगे, मुझे विश्वास है कि वो आएंगे। सच में मुझे उस टाइम लगा था ये तो बड़ा खतरनाक काम है, बड़ी खतरनाक काम है। अगर वो सच कह रही है, अगर वो मेरे शरीर में धारण कर लेती है मेरे शरीर को, अगर मुझे ऐसा कुछ महसूस होता है कि मैं उस पीड़ा को सहन नहीं कर सकता हूँ, दर्द को झेल नहीं पाता हूँ और मैं बेहोशी के हालत में गिर जाता हूँ, तब तो मेरे शरीर में फंस के रह जाएगी। तब मैं क्या करूँगा? मैं घबरा गया था, डर गया था। मुझे लगा कि मुझे सोचने का मौका चाहिए और मैं सोचना चाहता था। और तब मैं उस प्रेतात्मा की तरफ देखता हूँ और कहता हूँ कि मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। प्रेतात्मा मुस्कुराती है, कहती है मैं जानती थी आप में अंदर हिम्मत है, लेकिन आप सोचिए, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब तो मैं पीड़ा सहन कर रही हूँ, मुझे क्या है, कुछ और पीड़ा सही। अब इसके बाद मैं उस कमरे में पहुँचा देता हूँ कि जाके आराम कीजिए, और मैं अपने कमरे में, उसी कमरे में चली जाती है, जाके बेड पर आराम करने लगती है। अब मैं सारी रात उस लड़की की बात में चिंता करता हूँ, क्या मुझे ये काम करना चाहिए, क्या मुझे जो कुछ बताई है उसमें सच्चाई है। लेकिन मैं इतना जानकार नहीं था। उस वक्त मुझे चाचा जी की याद आ रही थी, अगर चाचा जी आ जाते तो शायद मैं कोई फैसला कर पाता। अगले दिन सुबह होती है, मैं जल्दी से जगता हूँ और जाता हूँ तो कमरे में थी नहीं। मुझे पता था। इसके बाद मैं पूरी बाउंड्री का सर्च करता हूँ,
कहीं बाउंड्री के अंदर में कोई सुराग तो नहीं है जहाँ से इंसान अब आ भी सके और जा भी सके, लेकिन ऐसा कोई सुराग मुझे नज़र नहीं आता है। और तब मुझे पूरा विश्वास हो जाता है कि हाँ, इसकी बात में दम है, ये लड़की वास्तव में प्रेतात्मा है। और ये फार्म हाउस ही इसका घर था। ये घर तो फार्म हाउस अब बन चुका है, लेकिन ये घर पहले इस लड़की का है, इस आत्मा का है, इस प्रेतात्मा का है। मन ही मन सोचने लगता हूँ, चाचा जी का इंतज़ार करता हूँ, लेकिन चाचा जी आते नहीं हैं। आखिरकार पूरे दिन भर मैं फैसला करता हूँ कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और तभी लगा कि शायद ईश्वर ने मुझे इस जगह का चयन किया है, इस जगह पर मुझे नौकरी के लिए भेजा है, इसी भली आत्मा के लिए तो नहीं। मेरे मन में यही सब बार बार सवाल उठता था। चलो एक अच्छा काम कर लेते हैं, शायद इससे मुझे कुछ भला हो जाए। मेरे परिवार में जो संकट आई हुई है, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, अब वो भी सही हो जाए। ऐसे मेरे मन में विचार आते रहते हैं। और आखिरकार जब रात आती है तब मैं अपने वचन पर कायम हो जाता हूँ। जब वो लड़की मुझे मिलती है तब कहता हूँ कि मैं सारा दिन सारा रात सोच लिया हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए। शायद ईश्वर ने मुझे इसलिए चुना है ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। आप देर मत कीजिए, जो कुछ करना है मेरे साथ में कर सकती हैं। मैं उस पत्थर के बेंच पर लड़की बैठी हुई है या ज़मीन पर बैठ जाता हूँ। कहता हूँ कि आ जाइए मेरे अंदर में, आप जैसा चाहें आप कर सकती है। अगर मुझे पीड़ा भी होगी तो मुझे परवाह नहीं है। और लड़की मेरी तरफ देख करके फिर कहती है, आप सोच समझ लीजिए, कुछ भी हो सकता है। तब मैं कहता हूँ मैं सोच लिया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस जगह से आपको आज़ादी मिले, इस जगह से आपको मुक्ति मिले, जहाँ पर आपको कोई पीड़ा महसूस ना हो, दर्द का महसूस ना हो। तब मुस्कुरा देती है, कहती है आप जो मेरे लिए कर रहे हो ना, कोई इंसान नहीं कर पाएगा। तब मैं कहता हूँ देखिए, अब मुझे चने के पेड़ पर मत चढ़ाइए, मैं एक नॉर्मल से इंसान हूँ, मैं आपका दुख तकलीफ को महसूस किया हूँ। आप जब रोती हैं तब मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप जल्दी से अपना काम ख़त्म कीजिए। काब मेरे शरीर के अंदर में आ जाती है, मुझे पता ही नहीं लगता है। जब मुझे कुछ पीड़ा होने लगती है, दर्द होने लगता है, जैसे पेट में मरोड़ उठने लगता है और फिर जैसे मेरे बाजू फड़कने लगता है, और इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं होता। मैं बेंच पर देख रहा था, बेंच पर देखते देखते वो धुआं की तरह हो जाती है और फिर मुझे पता नहीं होता। जब मैं पेट में मरोड़ और शरीर में ऐंठन और दर्द का एहसास होने लगता है और तब मुझे लगता है कि मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। और इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता है, पता नहीं होता है कि मैं जिंदा हूँ या मर चुका हूँ। जब मुझे होश आता है ना, तो मैं गेट के बाहर एक पगडंडी पर पड़ा हुआ था। मैं पूरी तरह से स्वस्थ था। आंखें जब खोलता हूँ तब मैं नज़ारा देखता हूँ कि चांदनी रात है। चांद का प्रकाश देख करके मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ। मैं उठता हूँ, कपड़ा मेरा ज़रूर गंदगी में सना हुआ था, मिट्टी धूल से अब सटा हुआ था, सब कुछ गंदगी मेरे शरीर में, और मैं अपने कपड़े झाड़ते हुए उठता हूँ। जब मैं पूरी तरह से होश में आ जाता हूँ तब मैं आसपास देखने लगता हूँ। शरीर बिल्कुल हल्का हल्का लग रहा था, जैसा लग रहा था कि मेरे शरीर में जान ही नहीं हो। मैं कदम रखना चाहता हूँ कहीं और, लेकिन कदम डगमगा जाता है। जैसे तैसे करके मैं अपने गेट के पास पहुँचता हूँ, और जब गेट के मैं सहारा लेता हूँ तब एक आवाज़ मुझे सुनाई देती है, थैंक यू भैया, धन्यवाद भैया आपका, आपने मेरी मदद किया है। ऐसा मदद कोई इंसान करता नहीं है। इतना पीड़ा में आप गुजरे हो, मैं सब कुछ देखा था। मैं उस पीड़ा को बहुत महसूस किया था जो आप पीड़ा से गुजर रहे थे। मुझे तो बहुत ही आप पर दया आ रही थी, लेकिन आपने मेरे ऊपर में बहुत उपकार किया है। ये उपकार मैं कैसे चुकाऊंगी मुझे समझ में नहीं आता है। जब मैं देखता हूँ वही प्रेतात्मा लड़की खड़ी थी, लेकिन उसका पैर जमीन पर नहीं टिका हुआ था, हवा में दिखाई दे रहा था। कितनी रात थी मुझे ये भी पता नहीं था। जब उस प्रेतात्मा को देखता हूँ कि आज़ादी उसको मिल गई, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ जाती है। पहली बार उसने मुझे भैया कहा था, और तब कहता हूँ बहन, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब तो आपको आज़ादी मिल गई है, आप जहाँ चाहो जा सकती हो, जहाँ रहना चाहो आप रह सकती हो, आप जाओ, आप मेरी तरफ से आपको आज़ादी मिल चुकी है। और तब मेरे पास में आती है, मेरे को अब जैसे छूना चाहती है, लेकिन मैं देखता हूँ
अब मैं थोड़ा सकुचा जाता हूँ। और तब मेरे सर पर हाथ फेरती है और कहती है, भैया बहुत आप नेक दिल इंसान हो, भैया आप कितने प्यारे हो। अब इतने लफ्ज़ को प्रयोग करती है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। अब मेरी आंखों से आंसू निकलने लगता है। मुझे लगता है कि मेरी सगी बहन है, मैं उसको विदा कर रहा हूँ, अब ये फिर लौट के मेरे पास में नहीं आएगी। मैं उसको जाते हुए देखता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरे दिल का टुकड़ा निकल कर के बाहर जा रहा है। मैं जैसे उसको रोकना चाहता हूँ, लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही है। मेरी बहन मुड़ मुड़ के देख रही थी और फिर आगे की तरफ जा रही थी। उसके पैर जो थे ना ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो खुश नज़र आ रही थी। और आखिरकार जब मेरी आंखों से झूल जाती है और तब मैं अंदर आता हूँ। और जब मैं अंदर आता हूँ तो देखता हूँ सुबह का 3 बजने में कुछ ही मिनट बाकी था। मेरे शरीर में थकावट थी और इसके बाद मैं आंखें बंद करता हूँ अपने बिस्तर पर, तो सुबह ही आँख खुलती है। जब सुबह आँख खुलती है ना, तो पूरा शरीर, मैं कहता हूँ ना, जैसा मैं पहले था वैसे ही महसूस करता हूँ। जो कमजोरी थी मेरी जा चुकी थी, लेकिन मेरे मन में बड़ा खुशी थी। मैं बड़ा खुश था कि चलो आज मैंने एक नेक काम किया है, मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है। एक प्रेतात्मा को इस जगह से मैंने मुक्ति दिला दी। इसके बाद वो प्रेतात्मा दर्द से तड़पेगी नहीं, उसको दर्द नहीं होगा। उस दर्द को एहसास मैंने भी किया था। वो दर्द मामूली नहीं था, इंसान को हिला देने वाला दर्द था। वो प्रेतात्मा उस दर्द को हर पल झेलती थी, उस दर्द से तड़पती थी। मैं सब कुछ समझ गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी राजेश जी की भेजी हुई कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, हाई वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।